गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ए क्लास स्टडी, जहां आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सभी प्रकार के सवालों का उचित सॉल्यूशन। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, जिसमें अपने पहले पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें आपने वोल्टेज डिफरेंस और करंट की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो अपने पास करंट डेंसिटी थे, ये टॉपिक सारे आपने पढ़ दिए थे। नेक्स्ट अगला जो अपना टॉपिक इसी क्रम में आता है वो है आपके सामने रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एक्चुअल में जो है कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीजें अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो रेजिस्टेंस से संबंधित सारा डाटा आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा, जितना भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो आपको नाम से ही फ्रेंड्स पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस का मतलब हो गया एक प्रकार से रुकावट, जिसकी अपने बात करें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या रुकावट मतलब किसके बीच में रुकावट, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया या प्रतिरोध वो हो गया जो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रुकावट उत्पन्न करता है या इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता है, उसको अपने रेजिस्टेंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी कंडक्टर का या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, किसी भी कंडक्टर का वह गुण या वह उसकी विशेषता जो उस कंडक्टर में करंट को फ्लो नहीं करने देती, उसको अपने क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और सबसे पहले ओम्स लॉ के थ्रू ही रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा गया था, और इसके बाद में इसका इनवर्स भी पढ़ दिया गया, जिसको अपने कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस वास्तव में है क्या चीज। ठीक है, अगर अपने बात करें, देखो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिव मटेरियल्स का गुण होता है। रेजिस्टिव मटेरियल मतलब जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोधी जो पदार्थ होते हैं, उनका एक विशेषता है जो धारा के मार्ग में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, अपने पास परिभाषा बोले तो अपने कि मटेरियल्स का, पदार्थों का वह गुण जो धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, पदार्थों का वह गुण जो धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस इसको कहलाता है या रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर अपने बात करें रेजिस्टेंस के मैथमेटिकल फॉर्म की, तो रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल फॉर्म होती है R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, R बराबर रो एल अपॉन में ए। और अगर दूसरी फॉर्म में पढ़ें इसको तो लिखा जा सकता है R बराबर एल अपॉन में सिग्मा इंटू में ए। ठीक है, ये दोनों ही जो फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म है रेजिस्टेंस की। अगर आपको इससे संबंधित सभी नोट्स चाहिए तो आप हमारे ए क्लास स्टडी के टेलीग्राम चैनल से या नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम जो है उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं आपको, पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या है रेजिस्टेंस में, दोबारा से बता देता हूं, कंडक्टर का वह गुण जो धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल फॉर्म होती है R बराबर रो एल अपॉन में ए, ये R बराबर एल अपॉन में सिग्मा इंटू में ए। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें अपने, एक और फॉर्मूला भी आप यहाँ देख सकते हो, काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, R इक्वल टू V अपॉन में I, ये भी एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। बट अगर बात करें किसी भी मटेरियल की, तो मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर अगर अपने बात करें रो क्या है, रो की बात करें तो रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होती है ये आगे क्लास में पढ़ेंगे अपने। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर भी बोल सकते हो, या लेंथ ऑफ मटेरियल वायर जो है। ए जो है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर,
और जो सिग्मा मैंने यहां लिखा है, ये जो सिग्मा की आप बात कर रहे हो, ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है चालकता। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू L अपॉन में रो सिग्मा इंटू में A, जहां सिग्मा है वो कंडक्टेंस है और रो जो है वो आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, जिसको हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसको हिंदी में चालकता कहा जाता है। ठीक है, या विशिष्ट चालकता जिसको अपने बोलते हैं वो कहा जाता है सिग्मा को। ठीक है, आगे ये चीजें अपने आएंगी, विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता, वो अपने नेक्स्ट जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो चीजें पढ़ते जाएंगे। तो रेजिस्टेंस जो है आपका मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया अपनों ने। अब अगर अपने रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, ठीक है, तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? यूनिट जो अपने बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं रेजिस्टेंस की यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ओम ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये इस प्रकार से सिंबल होता है ओम का, या इसको इंग्लिश में ओम्स लिखा जा सकता है, जैसे ओम लिख सकते हो आप इसको इंग्लिश के अंदर। ये यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन पर करता है, किस किस बात पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वास्तव में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, या रेजिस्टेंस का लेंथ पर क्या इफेक्ट है, या रेजिस्टेंस जो है उसका एरिया पर क्या इफेक्ट है, रेजिस्टेंस का जो मटेरियल है उसकी जो नेचर है उस पर क्या इफेक्ट है। तो वो सारी चीजें अपने पढ़ देते हैं। नेक्स्ट जो अपने रेजिस्टेंस के अंदर वो पढ़ते हैं रेजिस्टेंस जो है उसकी डिपेंडेंसी, किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है अपना डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता या डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। निर्भरता का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस की वायर को अगर बदला जाए, या उसकी लेंथ को बदला जाए, एरिया को बदला जाए, मटेरियल को बदला जाए, या उसके टेम्परेचर को बदला जाए, तो उसके रेजिस्टेंस में इफेक्ट आता है या नहीं आता। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर रेजिस्टेंस की स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, उसके जो उसके गुण हैं उनको अगर चेंज किया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, उसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो अपने पास में किन किन बातों पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों ही मैं लिख देता हूं। इस तरीके से आप लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे आता है। डिपेंड किस पर करता है, पहले मैं ये बताऊं किस पर करता है, तो यहां लिख देता हूं निर्भर करता है। यहां मैं लिख देता हूं निर्भर करता है, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इस कॉलम में मैं जो भी चीज लिखूंगा उन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, और इस कॉलम में मैं जो भी लिखूंगा उस पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। जैसे सबसे पहले अपने बात करें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और इसमें अपने इसका जो एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं R समानुपाती, या R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। यानी कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की जो वायर है या जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ को बढ़ाओगे तो उसी रेशियो के अंदर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड अपने बात करते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर को हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या फिर इसको बोला जाता है कटाक्ष क्षेत्रफल, ये भी बोल सकते हो। तो अपने क्या कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का एरिया जो है चेंज करोगे तो उसके इनवर्स में जो आपका रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। अर्थ ये हुआ अगर आप रेजिस्टेंस के एरिया को बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप सोच भी सकते हो, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं एरिया की बात, तो आप देखो इस प्रकार से देखेंगे, ये आपके पास में एक कंडक्टर मटेरियल है, ये आपके पास एक कंडक्टर मटेरियल है, और दूसरा आपके पास ये कंडक्टर मटेरियल है।
दोनों आपके पास में मटेरियल्स हैं, कंडक्टर हैं, सपोज करो चाहे कोई भी है, कॉपर, एल्यूमिनियम या जो आपके पास सिल्वर है, कोई भी है, लेकिन दोनों का जो एरिया है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो दोनों में से रेजिस्टेंस जो है उसमें क्या एक्सप्रेशन बनेगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेजिस्टेंस R2 का मान कम है R1 से, रेजिस्टेंस R2 का मान कम है R1 से, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस R2 का मान जो है वो कम है और R1 का मान जो है वो क्या है? ज्यादा है। क्योंकि आपको भी पता है जब रेजिस्टेंस, जब एरिया कम होगा तो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको चलने में कठिनाई होगी या धारा प्रवाह में कठिनाई होगी। कठिनाई का मतलब हो गया अवरोध, अवरोध का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है? कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल इजीली फ्लो कर सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट हो गया अपने पास में एरिया है, एरिया ऑफ रेजिस्टिव वायर, ठीक है। यानी रेजिस्टिव वायर के एरिया को अगर चेंज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्स में चेंज होगा, और रेजिस्टिव वायर की लेंथ को अगर चेंज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो उसके अनुपात में, सेम अनुपात में, या जो अपने कह सकते हैं कि उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब तीसरी बात आती है अपने पास में, यहां मैं लिख देता हूं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये होगा अपने पास कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है उसको अपने ये भी कह सकते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता का अर्थ ये होता है कि आपका मटेरियल किस पदार्थ का बना हुआ है, या आपका जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, इसका अर्थ ये हो गया आपके पास कंडक्टर्स जो है वो कॉपर के भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स जो है वो एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, और कंडक्टर्स जो है आपके वो नाइक्रोम के भी हो सकते हैं, यूरेका के भी हो सकते हैं, और मैग्नीन के भी हो सकते हैं। देखो, नाइक्रोम, यूरेका और मैग्नीन, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये सारे कंडक्टर है, जबकि ये रेजिस्टिव कंडक्टर हैं। अगर मैं आपको बोलूं नाइक्रोम तो आप बोलोगे रेजिस्टिव कंडक्टर, अगर मैं आपको बोलूं एल्यूमिनियम तो आप बोलोगे कंडक्टर। तो दोनों में इफेक्ट, दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? दोनों में डिफरेंस है रेजिस्टेंस का, ठीक है। यानी कि रेजिस्टिव कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जबकि आपके सामने जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है रेजिस्टेंस की चेंज के अंदर। अगर आप मटेरियल चेंज कर देते हो तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, उसका कारण है रेजिस्टिविटी चेंज होना। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके सामने एक कॉपर का कंडक्टर है और दूसरा मैंने आपको बोल दिया कि आपके सामने एक नाइक्रोम का कंडक्टर है, एक आपके सामने कॉपर है और एक आपके सामने नाइक्रोम है। नाइक्रोम आप लोगों को याद रखना है, नाइक्रोम जो है वो एक अलॉय मेटल है जिसको आप बोल सकते हो निकल प्लस क्रोमियम। ये निकल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। 20 और 80 का इसका रेशियो होता है नाइक्रोम के अंदर। तो आप क्या बोलोगे कि नाइक्रोम और कॉपर जो है, ये आपके पास कॉपर जो है ये कंडक्टर मटेरियल है, ये कंडक्टर मटेरियल है, यानी कि ये चालक पदार्थ है, जबकि ये रेजिस्टिव कंडक्टर मटेरियल है। रेजिस्टिव कंडक्टर मटेरियल का अर्थ ये हो गया कि ये प्रतिरोधी चालक है, ठीक है। दोनों ही चालक है, दोनों का एरिया एक जैसा हो सकता है, दोनों की लेंथ एक जितनी हो सकती है, बट दोनों जो है उनका मटेरियल अलग होने के कारण इनकी रेजिस्टिविटी कभी भी एक नहीं हो सकती। अर्थात ये हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वास्तव में डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ जो आपके सामने पॉइंट है वो है, मैं आपको बता देता हूं, फोर्थ पॉइंट बहुत ही इजी है, आप सभी को पता है। फोर्थ पॉइंट आपके सामने है टेम्परेचर। टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट आपके सामने है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की डिपेंडेंस की अगर बात करें तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस का क्या संबंध है? भी टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है? तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी को पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता है, और मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक टॉपिक भी पढ़ाया था, उसी में भी आपको याद होगा कि कंडक्टर के अंदर दो मटेरियल है, जो भी कोई मटेरियल है या कंडक्टर है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर रैंडम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से बढ़ाया जाए,
आप सभी को पता है टेम्परेचर को अगर रूम टेम्परेचर से बढ़ाया जाए तो आपको पता होगा, या मैं ये कहूं कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रैंडम मूवमेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रैंडम मूवमेंट बढ़ने का अर्थ ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही तेज स्पीड से एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, टकराव करते हैं और एक सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाती है। उसको भी अपने एक तरीके से क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस जो कह सकते हैं। यानी टेम्परेचर के चेंज होने से अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आगे इसको डिटेल से अपने पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितने टाइप से चेंज हो सकता है। कितने टाइप का अर्थ ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता। तीनों ही पॉइंट होते हैं ये। रेजिस्टेंस बढ़ने पर प्रतिरोध नो चेंज भी रह सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ने या घटने पर टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या कोई भी चेंज ना आए रेजिस्टेंस में। तीनों ही केस हो सकते हैं। वो केस हैं अलग अलग मटेरियल के। तो अलग अलग मटेरियल कौन कौन से हैं उनको अपने आगे पढ़ेंगे। अभी आज अपने सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और कल अपने पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस है उनकी अलग अलग सारी डिटेल, ठीक है। ये अपने पास हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल और टेम्परेचर। 4 पॉइंट हैं जिन पे रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब डिपेंड किस पर नहीं करता वो मैं बात करता हूं। नंबर 1, डिपेंड नहीं करता वोल्टेज पर। वोल्टेज पर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता। अर्थ ये हो गया कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस को 2 वोल्ट दोगे, 10 वोल्ट दोगे, 20 वोल्ट दोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी करंट में चेंजेस होंगे, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वोल्टेज पर जो आपका वोल्टेज जो है उस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। दूसरा अपने बात करते हैं मास ऑफ मटेरियल। मास ऑफ मटेरियल, मास का मतलब हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी जो आपका मटेरियल है उसके द्रव्यमान या भार पर भी जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता। तीसरा अपने बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर। स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर का अर्थ ये हो गया कि अगर आपकी शेप ऑफ भी बोल सकते हो आपको, स्ट्रक्चर एंड शेप। शेप आकार जिसको अपने कह सकते हैं। रेजिस्टिव कंडक्टर जो है उसका आकार जो है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, ठीक है। उसका आकार जो है वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, उससे रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, या ईएमएफ भी बोल सकते हो आप, वोल्टेज एंड ईएमएफ पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। मटेरियल के मास पर यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल उस पर नहीं करता। और अगर एक और बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट कि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी जिसको आवर्ती कहा जाता है पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो प्योर रेजिस्टेंस होते हैं उनको डीसी एसी से कोई इफेक्ट नहीं होता है। उनको चाहे आप डीसी पे यूज करो चाहे एसी पे यूज करो, क्योंकि उन पर आवर्ती या फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो एसी डीसी दोनों पर क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टॉपिक क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस कौन कौन से जो आपके पास में फैक्ट्स हैं उन पे डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। एक बार इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि इनमें से किस पदार्थ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो मास ऑफ मटेरियल डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। तो आपका यहां पर ऑप्शन में आंसर था द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और यहां पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है या कौन सी प्रकृति है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो आपके पास है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, या प्रतिरोधक पदार्थों की प्रतिरोधकता या चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता। वो भी अलग अलग होती है, चालकों की अलग है, कुछ चालकों की अलग है, और जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी अलग है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी अपने क्या होती है वो पढ़ देते हैं। ये तो अपने पास हो गए। अभी आपको कुछ ट्रिक्स लिखाता हूं मैं जिससे आपको रेजिस्टेंस मेजर करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन आपको इस पे कराए जाएंगे
क्वेश्चन की एक अलग से क्लास लगाई जाएगी आपकी, जिसमें आपको ओनली सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसी में कराए जाएंगे। अभी आपका थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करना जरूरी है, इसलिए आपको पहले थ्योरेटिकल क्लासेस, फिर जैसे ही आपकी करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ कंप्लीट होगा तो आपकी 2 से 3 मॉक टेस्ट की क्लास लगा दी जाएगी, जिससे आपको टेस्ट जो है इन्हीं बेस्ट कराए, मतलब इसी टॉपिक पे बेस्ट टेस्ट करा दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, अब देखो अपने बात करते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस को ज्ञात करने की ट्रिक्स क्या है, कैसे आप रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना, हिंदी में लिख देता हूं मैं। यदि चालक तार की लंबाई को n गुणा कर दिया जाए, यदि चालक तार की लंबाई को n गुणा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध का मतलब हो गया रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। तो यहां पर आप लिखोगे R न्यू इक्वल टू n इंटू में R ओल्ड, और यहाँ n जो है वो आपका 1 2 3 कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा। ठीक है, सेकंड आपके पास में यदि चालक तार की लंबाई को स्ट्रेच करके, यहां लिख देता हूं मैं खींचकर या स्ट्रेच करके, खींचकर n गुणा कर दिया जाए तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R न्यू इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R ओल्ड, ये आपका रेजिस्टेंस स्क्वायर में बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर अपने लिखे हैं, यदि चालक तार के एरिया को n गुणा किया जाए, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां मैंने खींचकर लिखा है और यहां पर खींचकर नहीं लिखा। अगर खींचने के अलावा अगर बोले, आपको क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि आपके ऑप्शन में क्या आंसर है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है। अगर सीधा बोले कि लंबाई को 2 गुना कर दे और खींचकर 2 गुना कर दे तो अलग अलग इफेक्ट होंगे। वो कैसे होंगे मैं बता देता हूं आपको। यदि चालक तार के एरिया को n गुना कर दिया जाए तो R न्यू यानी न्यू रेजिस्टेंस होगा R ओल्ड अपॉन में n, यानी कि जितना गुणा आप करोगे उससे भाग देना है आपको, तो आपको नया रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। और लास्ट आपका पॉइंट है, यदि चालक तार के एरिया को खींचकर n गुणा किया जाए तो R न्यू इक्वल टू R ओल्ड अपॉन में n की स्क्वायर। ये 4 ट्रिक्स हैं, आपको रेजिस्टेंस को ज्ञात करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता देंगी। क्योंकि देखो आप सभी को पता है कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप लोग जो हैं वो बड़े फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर पाएं। अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेगा। जो ये चारों आपके पास में जो ट्रिक्स हैं, इन पर आपको एक स्पेशल क्लास सिर्फ इन ट्रिक्स पर दे दी जाएगी ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए और आप लोग जो हैं
इनको बिल्कुल कभी भी जिंदगी में ना भूलें, ठीक है। तो ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रहेगी तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है ये, ठीक है। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखो 4 पॉइंट उन्होंने लिखे जो कि अपने रेजिस्टेंस ज्ञात करने में सहायक होंगे, ठीक है। अब अगर इन्हीं को एक फॉर्मूले में बात करें तो फॉर्मूले में भी आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहां से ये चीज बने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, उससे भी आप लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो अपने दो डिपेंडेंसी कंप्लीट हो गई। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंट ऑन एरिया और लेंथ। एरिया और लेंथ का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। लेंथ में चेंजेस और एरिया में चेंजेस करने से रेजिस्टेंस किस रेशियो में चेंज होगा वो तो अपने दोनों कंप्लीट हो गए। 2 पॉइंट अपने रह जाते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल जो है उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ तो फ्रेंड्स अपने अब अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। आपको वो चीज़ तो समझ में आ गई होगी, तो अब अपने नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक चालक की लंबाई को खींचकर बोल दिया मैंने, अब 2 गुना कर दिया जाए, एक चालक की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये आपके पास में क्वेश्चन है, यदि एक चालक की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। पहले मैं आपको एक डायग्राम से ये चीज समझा देता हूं। ये आपके पास कोई कंडक्टर था जिसका एरिया जो है पहले A1 था और लेंथ जो थी वो L1 थी, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको देखो पता है कि रेजिस्टेंस का जो गुण है वो लेंथ और एरिया और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इस वायर को खींचते हो या काटते हो, ठीक है, या पीटते हो, तो क्या इसके जो आपका वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। यानी मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि इस तार को उन्होंने खींचा, कंडक्टर को खींचा, ये कॉपर का था और खींचने से एल्यूमिनियम का थोड़ा बन जाएगा। खींचने पर तार जो है उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि उसके मटेरियल का जो गुण है वो चेंज नहीं होगा। कॉपर के तार को अगर आप खींचोगे तो वो कॉपर का ही रहेगा, इसलिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है पर रेजिस्टिविटी दोनों की क्या रहेगी, सेम। तो इसके लिए रेजिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन में A1। ये रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है इसके लिए। अब सेकंड केस में वो अपने को कह रहा है यदि लंबाई को 2 गुना खींच कर दिया। आप सभी को पता है अगर आप लंबाई को 2 गुना खींचते हैं तो आपका एरिया जो है, लंबाई पहले की अपेक्षा 2 गुना खींच दिया आपने, यानी L1 का दुगुना कर दिया, तो एरिया जो है वो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। या एरिया जो है A1 का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ये कोई कंडक्टर वायर है, इसको अगर आप खींचोगे, अगर आप इसको खींचोगे तो आपको पता है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी पर इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो खींचने से एरिया और लेंथ दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको ये पता चलेगा। ये आप सोचो, एक वायर है, अगर आप उसको 2 गुना आपने खींचा, वायर को अगर आपने 2 गुना खींचा तो 2 गुना उसकी लंबाई बढ़ी, तो रेजिस्टेंस लंबाई के कारण 2 गुना बढ़ा। 2 गुना लंबाई बढ़ी, 2 गुना एरिया कम हो गया,
2 टाइम्स एरिया कम हो गया, और 2 टाइम्स एरिया कम हुआ तो इनवर्स में रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। तो 2 टाइम लेंथ के कारण बढ़ा और 2 टाइम जो है वो एरिया के कारण बढ़ा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम। ये क्वेश्चन का सिंपल आंसर था, ट्रिक से अगर करते तो सिंपल आंसर था कि आर न्यू इक्वल टू 2 की स्क्वायर इंटू में आर ओल्ड, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाता, 2 इंटू में आर ओल्ड, सॉरी 4 इंटू में आर ओल्ड, तो नया रेजिस्टेंस आपके सामने कितना आ जाता, 4R। आर न्यू जो है वो कितना आ जाता, 4R। सिंपल सा था, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। अगर डिटेल से इसको करें समझने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो, अब अगर अपने पास रेजिस्टेंस की बात करें अपने, तो क्या रेजिस्टेंस बनेगा, R2 अपॉन में A2, R1 इक्वल और R2 इक्वल। अब दोनों का अगर अपने रेशियो फाइंड आउट करें तो दोनों का जो अनुपात निकलेगा वो अपने पास में क्या निकलेगा, यहां बता देता हूं मैं आपको। दोनों का अनुपात देखो क्या आएगा, अब देखो अपने पास में जो अनुपात है वो क्या आएगा, यहां से निकालेंगे R1 अनुपात या R1 रेशियो R2। R1 की वैल्यू अपने रखी रो L1 अपॉन में A1, और R2 की वैल्यू जो है वो अपने चेंज कर दिया, जो L2 है उसके जगह पर ये रख दिया, और A2 जो है उसकी जगह पे A1/2 रख दिया। ठीक है, तो जो नया अनुपात निकल कर आएगा R1 अनुपात R2 1 अनुपात या 1:4। पहले जो आपका रेजिस्टेंस था वो 1 था, और रेजिस्टेंस जो 2 गुना लंबाई खींचने के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसी चीज को आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो कि यहीं से निकला हुआ फॉर्मूला है, R1 R2 बराबर L1 L2 इंटू में A2 A1। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को ये बता रहा है कि जो लंबाई है, जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरिया है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से आपको दिखा हुआ है, दिख रही है ये चीज, R1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1, और R2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L2, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A2 के R1 और A1 के R2। ठीक है, ये इसके साथ में एंटी प्रोपोर्शनल है और ये इसके साथ एंटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आज की क्लास अपने इतनी ही रहेगी, नेक्स्ट जो टॉपिक रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप इस क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी बच्चों को जो है लाभ मिल सके। थैंक यू।